हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। तो आज हम ट्यूबरकुलोसिस का मतलब की डेफिनेशन देखेंगे, उसके कॉजेज देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। तो ये सब हम इसका डायग्नोसिस भी देखेंगे। तो हम आज ट्यूबरकुलोसिस को पूरा कवर करेंगे। जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो क्षय रोग होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। तो वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देखेंगे। तो परिचय में देखेंगे, इधर जो इंग्लिश में दिया गया है और इधर हिंदी में दिया गया है। तो हिंदी में देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी या क्षय रोग भी बोलते हैं, ये गंभीर, क्रॉनिक और अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है जो गंभीर और क्रॉनिक हो, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों की पेरेन्काइमल टीबी को प्रभावित करती है। तो लेकिन यह फेफड़ों के बाहर अन्य अंगों जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और लिम्फेटिक सिस्टम, किडनी, हड्डियों और जोड़ों को पर भी हमला करती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये टीबी जो होती है, ये गंभीर, क्रॉनिक और अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है। मुख्य रूप से फेफड़ों की पेरेन्काइमा में को प्रभावित करती है, लेकिन ये फेफड़ों के बाहर अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारी बोन्स हो गई और हमारी बोन्स के जोड़ हो गए, ठीक है। तो इसके इटियोलॉजी देखेंगे, मतलब कॉजेटिव एजेंट देखेंगे कि किन किन कारणों से हमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि इसका प्राइमरी कॉजेज होता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी का मुख्य कारण क्या है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, ठीक है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट मान लो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसके की विशेषता देखते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, मतलब कि उसकी विशेषता क्या है, वो कहाँ ग्रोथ करता है, कैसे रहता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह एक एसिड फास्ट बैसिलाई है, जो वो क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड होता है। तो माइकोलिक एसिड होता है तो ये क्या करता है कि माइकोलिक एसिड अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो हमारी वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो अपनी सुरक्षा कर लेता है। और यह स्टिक एयरोबिक है, यानी इसमें जीवित रहने के लिए बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो स्टिक ऑफ एयरोबिक है, जो जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसलिए यह क्या करता है कि फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसको बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि हमारे लंग्स में ही बैठ जाता है और वहीं पर ग्रोथ करता रहता है। और उस लंग्स के बाहर ये बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन जो उसे लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है, तो वहां बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, फिर अदर बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट करने लगता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि ये कैसे फैलता है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। तो इसमें है कि यह हवा के जरिए फैलने वाली बूंदों जैसे एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई द्वारा फैलता है। यह एक्टिव टीबी का मरीज, जब एक्टिव टीबी वाला मरीज होता है, तो वो खांसता है, छींकता है या फिर बोलता है, तो वो हवा में फैलने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन में हवा के जरिए फैलने वाली बूंदें होती हैं। तो जब हम बोलते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी जो हमारे थूक के कण निकलती है, वो हवा में तैरने लगते हैं और उसमें माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। तो जब टीबी वाला मरीज बोलता है, तो उसमें माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, तो वो हवा के जरिए दूसरी हेल्दी व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। फिर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। तो सांस के साथ बैक्टीरिया फेफड़ों की वायु कोश तक पहुंच जाते हैं। तो जब टीबी वाला मरीज बोलता है, तो वो हवा में फैल जाते हैं। तो फिर हवा के जरिए वो क्या होता है कि हवा के जरिए वो हेल्दी मनुष्य के सांस तक फैल जाते हैं, सांस के साथ फेफड़ों तक फैल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो
सांस के साथ फेफड़ों से वायु कोश तक पहुंच जाते हैं, फिर फेफड़ों के मैक्रोफेजेस को इन्हें निकाल लेते हैं। तो फेफड़ों के एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये बैक्टीरिया एल्वोलाई से मैक्रोफेज एल्वोलर में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर बढ़ने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी तेज होगी तो वो बैक्टीरिया को वहीं किल कर देगा, लेकिन अगर कोई दुबला पतला या फिर कमजोर व्यक्ति होगा तो उसमें ये बैक्टीरिया वहीं पर ग्रोथ करने लग जाएगा और फिर क्या करेगा कि शरीर की इम्यूनिटी एक्टिव होती है तो इस होती है और बैक्टीरिया को एक जगह घेर लेती है। फिर क्या होता है कि अगर शरीर की इम्यूनिटी एक्टिव होती है और बैक्टीरिया को जगह घेर लेती है, जिससे फोन या ग्रेनुलोमा का निर्माण हो जाता है, जो टी सेल एंड सेंट्रल सेरेनियम नेक्रोसिस की वजह से होता है। तो हम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों तक चला जाता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी होगा। फिर हम इसकी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीबी। तो टीबी का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो इसमें 2 प्रकार की टीबी होती है। तो इसमें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। तो इसमें बैक्टीरिया स्टेटस क्या होता है, इन बॉडी बट इनएक्टिव। तो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट तो होता है लेटेंट टीबी में, लेकिन वो इनएक्टिव होता है। लेकिन तो अगर एक्टिव टीबी होगी तो मल्टीप्लाई एंड एक्टिवली डैमेजिंग टिश्यू, तो बैक्टीरिया सक्रिय रूप से बढ़ते हैं। तो इसमें लेटेंट टीबी में मतलब मरीज को टीबी होती तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, लेकिन एक्टिव टीबी में दिखाई देने लगती है। ठीक है, फिर इसमें सिम्टम्स वही है कि कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और इसमें लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन क्या है कि इसमें लेटेंट टीबी में कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर, तो दूसरों को नहीं फैलता और यह दूसरों में आसानी से फैल सकता है। फिर है डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोसिस में स्किन टेस्ट पॉजिटिव और एक्सरे समान आता है, बल्कि इसमें वेलकम जांच पॉजिटिव और एक्सरे असमान। तो इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं और इसमें स्किन टेस्ट बस पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर हम इसकी देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स देखेंगे। अगर कोई टीबी के मरीज है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें है लगातार खांसी, 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहने वाली खांसी, जो शुरुआत में सूखी होती है और बाद में बलगम वाली हो जाती है। तो इसमें टीबी वाले मरीज में क्या होता है कि उसे खांसी आती है तो शुरुआत में तो सूखी खांसी आती है, फिर बाद में कफ भी निकलने लगता है, जो 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहती है। फिर है हीमोप्टाइसिस। तो हीमोप्टाइसिस में क्या होता है कि खांसी के साथ खून आना, तो फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं के डैमेज होने के कारण ये सब होता है, तो उसमें हमारी खांसी के साथ ब्लड आने लगता है। फिर है संस्थानिक लक्षण, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, तो हल्का बुखार जो विशेष रूप से दोपहर या शाम या रात के समय बढ़ता है। ठीक है, हल्का बुखार रहता है, रात में सोते समय अत्यधिक पसीना आता है। ठीक है, फिर है बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम होना और भूख न लगना, सीने में दर्द, गंभीर सांस लेना और खांसने पर छाती में तेज चुभन जैसा दर्द होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टीबी वाले मरीज के सिम्टम्स। ठीक है, फिर हम इसका देखेंगे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। तो अगर कोई टीबी वाला मरीज है तो उसका डायग्नोसिस भी तो देखेंगे कि कौन कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डायग्नोस्टिक करते हैं, तो इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम त्वचा के भीतर इंट्राडर्मल मार्ग से 0.5 ml वो पीपीडी का इंजेक्ट कर देते हैं। तो 0.1 ml जो पीपीटी इंजेक्ट करते हैं उसको हम 48 से 72 घंटे बाद देखते हैं। तो अगर वहां पे 10 mm का उभार बन जाता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो क्या करते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन 0.1 ml देते हैं और उसको 48 से 72 घंटे बाद देखते हैं। अगर वहां पे घेरा बना लेता है, मतलब बहुत सारी स्वेलिंग हो जाती है तो और वहां पे घेरा बन जाता है, तो समझ लो कि टीबी टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, फिर है बलगम परीक्षण। तो बलगम परीक्षण स्पुटम स्मीयर में करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग, यह सबसे प्रमाणिक टेस्ट होता है। लगातार 3 दिनों तक सुबह का बलगम सैंपल लिया जाता है। तो हम लगातार 3 दिन तक बलगम टेस्ट करते हैं, तो उसमें सुबह का एसिड फास्ट मतलब कि वो सुबह का पहला
बलगम लेते हैं उसी से पता चलता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका चेस्ट एक्सरे। तो फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में कैविटी या संक्रमण के धब्बे दिखता है। तो अगर किसी व्यक्ति को टीबी होगी तो उसमें एक्सरे टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर है CBNNAAT। तो इसमें है जीन एक्सपर्ट। तो जीन एक्सपर्ट एक आधुनिक PCR टेस्ट है जो टीबी के साथ साथ रिफाम्पिसिन दवा के प्रति रेजिस्टेंस का पता लगाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये आधुनिक टेस्ट है तो इसमें टीबी का भी पता चलता है और जब हम इसमें रिफाम्पिसिन देते हैं दवा तो उसके रेजिस्टेंस का भी पता चलता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो इसमें डॉट इलाज किया जाता है। तो हम इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन कौन सी दवा दी जाती है। तो इसमें है एंटी टीबी ट्रीटमेंट। तो दो चरणों में बांटा गया है। इंटेंसिव फेज में क्या करते हैं कि हम 2 महीने तक दवा देते हैं और कंटिन्यूअस फेज में क्या करते हैं कि 4 से 7 महीने तक दवा देते हैं। तो हम अगर टीबी का कोई मरीज है तो उसकी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं कि उसके इंटेंसिव फेज में 2 महीने तक रेगुलर दवा देते हैं, नहीं तो कंटिन्यूअस फेज में 4 से 7 महीने तक देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें दवा है आइसोनाजाइड, रिफैम्पिसिन, पायरोक्सिमान, और कौन सी है पायरोक्सिमान और एथाम्बुटोल। तो इसमें क्या है कि जो आइसोनाजाइड होती है इसके साइड इफेक्ट से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। बचाव के लिए विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन देते हैं। तो जो आइसोनाजाइड होती है ये क्या करती है कि ये हमारी जो विटामिन B6 होती है उसकी डिफिशियंसी कर देती है। तो इसलिए हम अगर किसी को आइसोनाजाइड देते हैं तो उसको विटामिन B6 की भी टेबलेट देते हैं। फिर है रिफैम्पिसिन। तो इसके कारण शरीर में तरल पदार्थों जैसे यूरिन, आंसू, पसीना का रंग लाल और नारंगी हो जाता है। तो जब किसी को रिफैम्पिसिन चलता है तो उसको मरीज को पहले ही बता दिया जाता है, क्योंकि उसकी यूरिन में रेड कलर या फिर नारंगी कलर आने लगता है तो मरीज को लगता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। इसीलिए जब किसी को रिफैम्पिसिन चलती है तो उसको नॉर्मली बता दिया जाता है कि ये रिफैम्पिसिन के कारण ही यूरिन रेड आ रहा है। फिर है पायरिजिनामाइड। तो यह शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाता है जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट ये है कि इसमें जोड़ों में दर्द होता है। फिर है एथाम्बुटोल। यह ऑप्टिक न्यूरिटिस करता है जिससे आंखों की रोशनी कमजोर या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। तो इसमें कौन कौन सी एथाम्बुटोल हो गई, पायरिनामाइड हो गई, रिफैम्पिसिन हो गई और आइसोनाजाइड। तो ये जो दवा होती है इसको 2 चरण में देते हैं, इंटेंसिव फेज में और कंटिन्यूअस फेज में। तो दोनों में यही दवा दी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे टीबी के पूरे लेक्चर। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना लूंगी। ठीक है, धन्यवाद।